हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो लेक्चर है वो जी मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए है। और ये जो लेक्चर है ये जी मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पैरेलल चलते हैं, ये भी तक नहीं पता होता कि बेटा सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। उनको जैसा बताया गया कि बेटा इस रिएक्शन में ये हटा ये लग गया, बच्चे ने भी कहा हाँ इस Cl हटा और OH लग गया। कभी OH आता है और अल्फा हाइड्रोजन को ले जाता है और बेटा उसी अल्कोहल से एल्कीन बना देता है। कभी कोई ग्रुप आता है और वहीं पर वही ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दे देता है। उसमें अंदर और झंझट है कि बेटा SN1 है कि बेटा E1 है, कि बेटा SN2 है कि बेटा E2 है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दो रिएक्शनें ऐसी हैं जो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैरेलल चलती हैं। अगर आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि प्रोडक्ट बनना हो बेटा एलिमिनेशन का और आप वहाँ पे जल्दबाजी में बनाए आए सब्स्टिट्यूशन का। तो ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 वर्सेस E1, मतलब कब हमारे पास SN1 लगने वाला है और कब हमारे पास E1 लगने वाला है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में मैं SN2 और E2 का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक, उसके लिए मेरे पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें मैं SN2 और E2 डिस्कस करूंगा। ठीक, और तीसरा लेक्चर मेरे पास आएगा जिसमें मैं SN वर्सेस एलिमिनेशन, मतलब अगर SN लग रहा है तो SN1 या SN2, या अगर एलिमिनेशन लग रहा है तो E1 या E2 सबको एक साथ रख के एग्जाम्पलों के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि आपका प्रोडक्ट बेटा सब्स्टिट्यूशन से बनना है कि आपका प्रोडक्ट बेटा एलिमिनेशन से बनना है। तो बात कर लेते हैं पहले SN1 और E1 की। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखने वाला है कि जहां जहां पर SN1 लगेगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से एक बात सुनिएगा। अगर आपको अपना ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट सही करना है एग्जाम में तो ध्यान से एक बात सुनिएगा कि जहां जहां SN1 लगेगा बच्चा वहीं वहीं पर E1 भी लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर SN1 लगना है तो वहां पर आपने E2 लगा दिया, ऐसा नहीं होता। मोस्टली SN1 के लिए जो कंडीशन, भाई क्यों हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, हम डिफरेंस इस वजह से ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो कंडीशंस बेटा SN1 की होती हैं वही कंडीशंस बेटा E1 की होती हैं, जो कंडीशंस बेटा SN2 की होती हैं वही कंडीशंस बेटा E2 की होती हैं। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट बोला कि जिस जगह पर SN1 फेवरेबल होगा उस जगह पर ही E1 भी फेवरेबल होता है। कैंसर, इससे तो मैं डिफरेंस बता नहीं पाऊंगा। तो मैंने कब कहा कि अभी बता लोगे, मेरे को पूरा लेक्चर दो, कंप्लीट करने दो। ठीक, दूसरा पॉइंट, SN1 हो जाए E1 हो। ठीक, ये मोस्टली कहाँ लगते हैं हमारे पास, आप अपने अगर सिलेबस की बात करें तो मोस्टली हमें एल्काइल हैलाइड पे पढ़ना है और मोस्टली हमें एल्कोहल में पढ़ना है। दो जगह पे हमें इन रिएक्शनों को देखने को मिलेगा। मतलब हम अपने अगर सिलेबस की बात कर दें तो हमें एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल्स में ही इनको पढ़ने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करी जाए, तीसरा पॉइंट, ठीक है, दोनों में ही होगा, मतलब SN1 इसमें भी होता है, इसमें भी हो सकता है, SN1 और E1 भी दोनों में हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर मेरे पास सबस्ट्रेट मोस्टली, अगर सबस्ट्रेट या तो ये मेरे पास 3rd डिग्री का हो या मोस्टली 2 डिग्री का हो। ठीक है, अगर मेरे पास सबस्ट्रेट 3rd डिग्री का हो या मोस्टली 2 डिग्री का हो तो ही हम लोग E1 और SN1 की बातें करते हैं। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि अगर बेटा टर्सरी एल्किल हैलाइड है
तो 1 वाले में आप जाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों केसेस में आपको SN2 और मोस्टली E2 में कूदने की आवश्यकता थोड़ी कम है। बाकी अदर कंडीशंस, जैसे अगर मेरे पास 1 डिग्री का हुआ तो मैं मोस्टली 2 वाले में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मगर हाँ 3rd डिग्री का हुआ तो एकदम परफेक्ट है। 3rd डिग्री का हुआ तो एकदम परफेक्ट है कि ये रिएक्शन या तो SN1 से जाने वाली है या तो फिर बेटा E1 से जाने वाली है, ठीक है। 2 डिग्री वाले में चूंकि मॉडरेट बीच का होता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर 2 भी एडजस्ट हो सकता है। तीसरा पॉइंट, चाहे मेरे पास SN1 रिएक्शन हो और चाहे मेरे पास E1 रिएक्शन है, दोनों का ही जो इंटरमीडिएट होता है बच्चा वो कार्बोकैटायन होता है। दोनों का जो इंटरमीडिएट बच्चा वो क्या चाहिए, कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। मतलब जो मेरे पास SN1 के थ्रू मैकेनिज्म होगी वहां पर भी कार्बोकैटायन होगा और जो मेरे पास E1 की मैकेनिज्म होगी बेटा वहां पर भी कार्बोकैटायन होगा। अच्छा, अगर बेटा कार्बोकैटायन बनेगा तो वहां पर आपको रीअरेंजमेंट जरूर चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है बच्चा, रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो बच्चे ये जरूर चेक करना भूल जाते हैं, ठीक है, ये जरूर करते नहीं हैं, चेक करना भूल जाते हैं कि सर कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा अगर वो 2 डिग्री का है तो वो अपने आप को 3rd डिग्री वाले में ले जाने की कोशिश करेगा। कुछ केसेस में 1 डिग्री का भी कार्बोकैटायन बन जाता है तो वो अपने आप को 2 डिग्री में ले जाने की कोशिश करता है, जबकि मैंने वहाँ 1 डिग्री नहीं लिखा है। अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री वाला केस हो सकता है तो वो SN1 या E1 से जाने की संभावना रखता है, ठीक। अगर मेरे पास केवल 1 डिग्री का ही बन सकता है कार्बोकैटायन, 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी ही नहीं आ रही है, तो फिर वो 2 वाले से जाएगा, मतलब चाहे वो SN2 से जाए चाहे वो E2 से जाए, वो 1 वाले से नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों केस में आपका रीअरेंजमेंट आपको जरूर चेक कर लेना है, ठीक। अब ध्यान रखिए, आपका जो न्यूक्लियोफाइल या बेस होना चाहिए, या आपका न्यूक्लियोफाइल या बेस ये आपको चाहिए वीक न्यूक्लियोफाइल, मतलब दोनों ही केसेस में वीक चाहिए। मतलब मेरे को न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग नहीं चाहिए, ठीक है, और मेरे को बेस भी स्ट्रांग नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो गया या मेरे पास बेस स्ट्रांग हो गया तो ये SN2 या E2 को फेवर करने में मदद करेगा, ये SN1 और E1 को फेवर करने में मदद नहीं करेगा। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो बेटा SN1 के दौरान भी होती हैं और बेटा E1 के दौरान भी होती हैं। सर मैं डिफरेंस कैसे बता पाऊंगा कि कब SN1 और कब E1? पहले कॉमन बातें तो सुन लो बेटा, पहले खतरे की घंटी वाली बातें सुन लो कि दोनों ही कंडीशंस में लगभग चीज़ें कॉमन होती हैं। क्या कहा, जहां SN1 लगने की पॉसिबिलिटी होती है वहीं पर ही आपका एलिमिनेशन का E1 लगने की पॉसिबिलिटी होती है। ये मोस्टली रिएक्शनें एल्किल हैलाइड्स या एल्कोहल्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबस्ट्रेट है वो मोस्टली कॉमन तो 3rd डिग्री का है तो 2 डिग्री वाला भी जा सकता है, ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करें तो दोनों केसेस में आपका बनने वाला है कार्बोकैटायन, और उसकी बात करें अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो आपको रीअरेंजमेंट जरूर चेक कर लेना है। और अगर हम लोग अगर SN की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर बेस की बात करेंगे तो वीक बेस दोनों को प्रेफर करेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग टेम्परेचर की। देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसने टेम्परेचर लो टेम्परेचर दे रखा है या फिर रूम टेम्परेचर दे रखा है तो कुल मिला के आप अपनी रिएक्शन को SN1 से ले जाइए, किसी ने मना नहीं करा। अगर उसने लिखा है लो टेम्परेचर लिख के नहीं देगा, वो या तो डेल्टा नहीं लिखेगा या फिर लिखेगा तो 25 डिग्री सेल्सियस लिख देगा या फिर लिख देगा रूम टेम्परेचर लिख देगा, ठीक है। अगर कहीं उसने अपनी रिएक्शन में टेम्परेचर को कहीं मेंशन कर दिया कि मैं रिएक्शन करा रहा हूँ हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, तो उस केस में मैं E1 को प्रेफर करूँगा। किसे प्रेफर करूँगा? E1, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आपका एलिमिनेशन प्रेफर होता है और लो टेम्परेचर पे आपका SN प्रेफर होता है। उसका भी अपना कारण होता है कि भाई SN के लिए लो क्यों चाहिए और एलिमिनेशन के लिए हाई क्यों चाहिए, वो मैं इसमें अभी डिस्कस नहीं करने वाला। मैं अभी कंडीशंस, यही वो बेसिक डिफरेंस है जिससे आप बेटा SN1 और E1 में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर से बता दूं कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल या बेस चाहिए वीक चाहिए, और अगर सॉल्वेंट की बात करें तो दोनों के लिए हमें
पीपीएस चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट जो पोलर भी हो और प्रोटिक भी हो, मोस्टली अल्कोहल या हम लोग वाटर की ही बात करेंगे। अगर वाटर हुआ तो वाटर वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो हमने कब कहा कि हमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? वाटर एक वीक बेस भी होता है मगर वीक बेस होता है, तो हमने कब कहा कि एलिमिनेशन E1 के लिए हमें वीक बेस चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमें तो वीक ही चाहिए था। हाँ, अगर मैं E2 कराने चाहता हूँ तो E2 के लिए मेरे को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए होता है। ये मेरे कल के लेक्चर में आएगा। फिलहाल ये एक ही पॉइंट अब तक भाई मेरे को मिला जिससे मैं बता सकता हूँ कि रिएक्शन बेटा आपकी SN1 से जाने वाली है या मोस्टली E1 से। वो मोस्टली डिसाइड करता है टेम्परेचर। फिर भी अगर उसने कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं करा है तो आप SN1 को प्रेफर कर दीजिएगा, आप E1 को प्रेफर नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर अपने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने वाले हैं कि जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि बेटा कौन सा प्रेफरेंस होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पर SN1 लग रहा होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ थोड़ा बहुत E1 भी लगेगा। बस हो सकता है कि SN1 अगर मेजर हो तो E1 आपका माइनर हो जाएगा, या अगर E1 मेजर हो तो SN1 आपका माइनर मेजर हो जाएगा। इस तरह से चलेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया C पर। यहाँ मैंने मेथिल कर लिया, यहाँ मैंने मेथिल कर लिया, यहाँ मैंने मेथिल कर लिया और ये Cl हो गया। इसको मैं दे रहा हूँ एक्वस, इसको मैं एक्वस का केवल एल्कोहलिक दे रहा हूँ, C2H5OH सॉल्वेंट ही दे देता हूँ। बस इतना लिखा हुआ है और यहाँ पर उसने कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं करा है, मतलब उसने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं करा है। तो पहली बात तो आप इसको पहले पहचानिए। तो ये 3rd डिग्री का है, 3rd डिग्री का है तो ये या तो आपका SN2 से तो आप भूल जाइए, या तो प्लस बेस की हालत देखिए। ये बेटा ना तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना ही बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं। जैसे OH माइनस होता तो OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और बेटा OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन वहाँ चल रही। फिलहाल अल्कोहल लिखा हुआ है तो ये तो कंफर्म हो गया, ये 3rd डिग्री का है ना बच्चा। तो जब 3rd डिग्री का तो ये रिएक्शन या तो SN1 से जाएगी या तो बच्चा E1 से जाएगी। अभी मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, फाइनली पहले क्या होगा, यहाँ से आप Cl को बाहर कर देंगे। ये सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। अल्कोहल हमारे पास PPS सॉल्वेंट है जो कार्बोकैटायन बनाने में मदद करेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक 3rd डिग्री का ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। उसने यहाँ पर टेम्परेचर की बात तो उसने ज़्यादा करी ही नहीं है कि मैंने हाई टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो वो अपने लोन पेयर से यहाँ पर अटैक करके जाके जुड़ जाएगा और एक प्रोडक्ट मेरे को ये देखने को मिलेगा C पे यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, O अटैक करेगा, H निकल जाएगा तो O और C2H5 ये देखने को मिलेगा। प्लस इसी कार्बोकैटायन के बगल वाले अल्फा H को ये अल्कोहल जो है इससे H+ भी निकालेगा, मतलब कुछ पोर्शन एलिमिनेशन का भी देखने को मिलेगा। CH3, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि ये लगभग 83% है और ये लगभग 70% है। तो आप बच्चों बताइए कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बेटा मेजर हो गया। ये बेटा SN1 का एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है बच्चा SN1 का है और ये जो एग्जाम्पल है बच्चा वो E1 का है। तो सीधी सी बात आपको दिख रहा होगा क्योंकि SN1 वाला इस समय 83% देखने को मिल रहा है तो वो मेजर होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर उसने टेम्परेचर मेंशन नहीं करा है तो आप हमेशा SN1 को प्रेफर करिएगा, जो मैंने यहाँ पर कर रखा है। अगर इसी में मैं डेल्टा लगा देता और लिख देता हाई टेम्परेचर लिख देता तो मैं इस रिएक्शन को एलिमिनेशन से ले जाता, आपका SN1 हटा देता और इसको कर देता, बनते बेटा तब भी दोनों, मगर ये मेरे पास मेजर होता और ये मेरे पास क्या होता, माइनर। इसी तरह से अगर 2 डिग्री का होगा तो भी बेटा वो ऐसे ही प्रोसीड करेगा। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन में मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता, क्या ले लेता बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता, तो चूंकि ये 3rd डिग्री का है
तो ठीक है, थर्ड डिग्री का है तो ये यहाँ पर होता तो कुछ और, इसकी मैकेनिज्म का पैटर्न चेंज हो जाता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता पहले अल्फा एच निकालता और ये E2 एलिमिनेशन के थ्रू चला जाता। फिलहाल अभी ये E1 के थ्रू गया है और SN1 के थ्रू भी गया है, और SN1 बेटा मेजर है और इस केस में मेरा E1 जो है बेटा वो माइनर है। ये मेरे पास था एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से, कि अगर इसी एग्जाम्पल में मैं टेम्परेचर हाई कर देता तो यही रिएक्शन मोस्टली बेटा एलिमिनेशन के थ्रू चली जाती। अब अगर बात कर लें हम लोग अपने अल्कोहल की, तो अल्कोहल में अगर हम लोग थर्ड डिग्री अल्कोहल लेके चलते हैं, थर्ड डिग्री अल्कोहल लेके चलते हैं, और अगर इसमें बेटा SN1 करानी है, ठीक है, अगर आपको इसमें SN1 करानी है मोस्टली, तो आप हमेशा हेलोजन एसिड देंगे। क्या देंगे? हेलोजन एसिड देंगे। मोस्टली HCl आप दे दीजिए, मोस्टली HBr दे दीजिए, या मोस्टली HI दे दीजिए। ठीक है, अगर आप अल्कोहल को हेलोजन एसिड देते हैं, अगर अल्कोहल पर कहीं पर भी आपका हेलोजन एसिड देता हुआ मिला आपको, तो आप समझ जाइए अगर ये थर्ड डिग्री का है, अगर ये थर्ड डिग्री का है तो ये रिएक्शन SN1 से आप ले जाएंगे। 2 डिग्री का होगा तो भी आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थर्ड डिग्री और 2 डिग्री का होगा तो आप SN1, क्या मैकेनिज्म होगी बेटा, इसका OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, तो पहले H+ जाके लोन पर अटैक करेगा और वाटर को यहाँ से निकालेगा। ठीक है, मतलब OH को अच्छा लीविंग ग्रुप बनाएगा, मतलब OH2 बना देगा, ये बना देगा OH2+, ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया, निकल जाएगा, और मेरा बन जाएगा एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। क्या बन गया मेरा? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं इसके साथ का जो पार्टनर है, या तो Cl- होगा, या Br- होगा, या I-। ये सारे अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब वेस्ट है मगर न्यूक्लियोफाइल ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर Cl जुड़ेगा, यहाँ इस वाले केस में Br, इस वाले केस में क्या I। और आपको रिएक्शन में बता दूं भाई, अगर ऐसा केस है ये थर्ड डिग्री का है या 2 डिग्री का है, तो वो देखने को आपको SN1 से मिलेगा। इस केस में एलिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। और अगर 1 डिग्री का अल्कोहल हुआ, मोस्टली इथाइल अल्कोहल, तो वो आपका SN2 के थ्रू जाता है। होगा यही कि OH हट के वहाँ हेलोजन लगेगा। अगर मैं इसी केस को बेटा आगे बढ़ा दूं, अगर कह दूं सर इसी का मेरे को एलिमिनेशन कराना है, अगर मेरे को इसी का सर एलिमिनेशन कराना है, तो सर कैसे हो पाएगा? तो थर्ड डिग्री मेरे को E1 से कराना है। क्या कराना है? E1। अगर इसी में मेरे को एलिमिनेशन कराना है तो मैं इसको देता हूँ, मैंने एसिड अभी क्या लिया था, HCl, HBr, या मैंने HI लिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अगर मैं ये लेता हूँ तो ये रिएक्शन अब SN1 से नहीं जाएगी, ये रिएक्शन अब जाएगी बेटा E1 एलिमिनेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ से एक H+ जाके पहले अटैक करेगा, इसे बेटा लीविंग ग्रुप बनाना होता है, तो मैं सीधे बना लेता हूँ यहाँ पर कार्बोकैटायन। अब सर यहाँ पर SN1 क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि अब जो इसके साथ का पोर्शन बचा है वो HSO4- बचा है, जो कि बल्की नेचर का होता है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जैसे वहाँ पर क्या हुआ था कि आपका बचा था Cl- या बेटा Br- या बेटा I-, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, मगर ये एक घटिया न्यूक्लियोफाइल है। मगर हाँ, जब घटिया न्यूक्लियोफाइल है तो ये बेस तो कम से कम बन ही जाएगा, तो यहाँ से ये प्रोटॉन निकाल लेगा और इस जगह पे डबल बॉन्ड बना दिया जाएगा। तो CH3C, यहाँ पर भी CH3 डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन में एलिमिनेशन ही प्रेफर होता है। टेम्परेचर आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए तो एलिमिनेशन जल्दी प्रेफर हो जाएगा। अगर ये थर्ड डिग्री का है तो हो सकता है टेम्परेचर ना भी लिख के दे, क्योंकि आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मगर अगर यही 2 डिग्री का हो गया, अगर बच्चा यही 2 डिग्री का हो गया, ये बन गया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर H लगा लिया और ये कर लिया OH। अब अगर यही कंडीशन दे रखी है तो बेटा हो तो जाएगा एलिमिनेशन, और ये रिएक्शन E1 के थ्रू जा रही है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा, मगर डेल्टा बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा बेटा? डेल्टा। हाँ, अगर मैं नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल लेता हूँ, समझिएगा कितना बढ़िया एग्जाम्पल, अगर मैं इसको देता हूँ और करता हूँ कंसनट्रेट H2SO4, देखिएगा ध्यान से, हीट तो करना पड़ेगा। ठीक, पहले यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। ठीक, कैंसर 1 डिग्री का तो कम स्टेबल होता है, मगर 1 डिग्री का इसलिए बन गया क्योंकि ये वो OH2+ एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है, तो ये निकलेगा।
दूसरी बात, यहाँ पर ये रीअरेंज कर जाएगा ना, तो ये वह पहले बनेगा 1 डिग्री का और बाद में आपका बन जाएगा 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। ठीक है, इस तरह से मतलब रीअरेंज होगा। फिलहाल यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, एच आप यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, बनेगा प्रोपीन ही। ठीक है, अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल दे रखा है, बात सुनिएगा भाई, अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल दे रखा है तो उस केस में ध्यान रखिएगा रीअरेंजमेंट भी नहीं पॉसिबल है और 1 डिग्री का ही बनेगा, तो आपका E2 एलिमिनेशन जाता है। इथाइल अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन कराते हैं, लिख लीजिए आप कहीं पर, तो वो हमेशा बेटा E2 एलिमिनेशन जाता है। हाँ, अब हम लोग बात कर लें कि अगर एलिमिनेशन प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर CH3, CH2, CH पे यहाँ OH है, ये मेरे पास CH3 है। अगर मेरे को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कराना होता तो मैं यहाँ पर देता HX वगैरह दे देता, HCl, HBr, HI, मतलब एसिड देना है मगर उसके बगल का पोर्शन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और मेरे को अगर इवन कराना है तो मैं देता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और इसको हीट कर दूंगा, पहले H+ यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर निकल जाएगा, तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि ठीक ठाक स्टेबल होता है। मगर अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं एलिमिनेशन के, या तो इसका बचा हुआ HSO4- यहाँ से H निकालेगा, या तो यहाँ से निकलेगा दोनों तरफ से। तो मैं एक बार यहाँ से H निकालूंगा तो यहाँ डबल बनेगा, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका डबल बॉन्ड अंदर बनेगा, इस केस में डबल बॉन्ड आपका बाहर बनेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में ये बन गया 2 ब्यूटीन बन गया, 2 ब्यूटीन है, और ये बन गया 1 ब्यूटीन। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए ये वाला मेजर होगा क्योंकि इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे, ये वाला माइनर होगा, केवल 2 ही हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब आपको अगर E1 का प्रोडक्ट, अगर E1 के आपके 2 प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी मैंने प्रोपिल अल्कोहल लिखा था, तो इस केस में तो बेटा प्रोपीन ही बनने वाला है। इस केस में केवल क्या बनने वाला है, एलिमिनेशन के बाद बेटा प्रोपीन ही बनने वाला है। मगर अगर आपने इसके अलावा ले रखा है, मान लो ब्यूटिल अल्कोहल, या अगर 1 ब्यूटेनॉल भी हुआ तब भी ब्यूटीन 1 बनने वाला है। मगर अगर तुमसे कह दूं कि यहाँ पर ये बनेगा इस तरह से, तो बेटा आपका क्या होगा, ये मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। इस रूल को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, सेटजेफ रूल के नाम से जानते हैं। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपको थोड़ा दिमाग लगा के लिखना है कि आपको अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो कुल मिला के वहाँ पर आप वहाँ बनाएंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड अंदर बनेगा, तो अल्फा ज़्यादा मिलेंगे उसको, अल्फा ज़्यादा मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। मैंने कहा एल्किल हैलाइड में अगर आपको SN1 कराना है या आपको E1 कराना है तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेम है, केवल टेम्परेचर देख लीजिएगा कि लो टेम्परेचर है कि हाई टेम्परेचर। अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल में अगर उसने HX दे रखा है, मतलब HCl, HBr, HI दे रखा है, तो वहाँ रिएक्शन SN1 के थ्रू चली जाएगी। 3rd डिग्री का होगा अल्कोहल तो SN1 ही जाएगा, 2 डिग्री का होगा तो भी SN1 ही जाएगा। 1 डिग्री वाले में भी अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो SN1 से जाएगा, और अगर इथाइल अल्कोहल हुआ तो SN2 से आपका जाएगा। मगर आपने दे दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर ये प्रोटोनेट करके वाटर तो निकाल देगा और कार्बोकेटायन भी बना देगा, मगर उसके जो बगल वाला पोर्शन है HSO4- वो एक घटिया न्यूक्लियोफाइल है, तो वो बेस बन करके H+ निकाल करके एल्कीन बना देगा। मतलब रिएक्शन जाएगी E1। जितनी बार रिएक्शन में कार्बोकेटायन के थ्रू मैकेनिज्म जाएगी, हमेशा रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन के थ्रू होगी। तो उम्मीद है आपको SN1 और E1 कहाँ का लगाना है। एल्किल हैलाइड में भी SN1 लग सकता है और E1 लग सकता है, वहाँ टेम्परेचर का खेल है। बेस कैसा चाहिए, वीक बेस चाहिए, ताकि वो बाद में H+ निकाले, पहले जाके ना H निकाले। पहले जो H+ निकाल लेगा वो E2 एलिमिनेशन में आ जाएगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो पहले जाके H को निकालेगा, वो E2 एलिमिनेशन होता है, वो E1 नहीं होता है। मैंने सब कंडीशनें लिखवा दी हैं। सॉल्वेंट आप देख लीजिएगा कि पोलर प्रोटिक है, कहीं ए पोलर और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो वो 2 वाले को रेफर कर जाता है। तो मेरा जो आज का लेक्चर था वो मोस्टली SN1 वर्सेस क्या था, E1। मोस्टली आपका अल्कोहल जो है वो भी आपका देता है एलिमिनेशन भी और SN1 भी, बस उसमें तो रिएजेंट ही चेंज है कि हेलोजन एसिड देता है तो मोस्टली SN1 के थ्रू ही जाता है जब तक इथाइल अल्कोहल ना हो। अगर कंसंट्रेट, हाँ अगर कंसंट्रेट H2SO4 दे करके अलग से उसने NaBr लिख दिया, ये बच्चे नहीं जानते। अगर उसने ये लिख करके अलग से NaBr लिख दिया है
तो फिर अब यहाँ का जो Br माइनस है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो जाकर के कार्बोकैटायन पर अटैक करके वो SN रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा, SN1 को कर देगा। और अगर केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 ही लिख दिया है तो वो SN तो बटा देगा ही नहीं, वो देगा एलिमिनेशन, और वो प्रोटोनेट करके वाटर निकाल के कार्बोकैटायन बना चुका होगा, तो वो रिएक्शन केवल E1 के थ्रू ही जाएगी। बस प्रोडक्ट देख लीजिएगा, आपको मोस्टली सेटजेफ रूल को ही फॉलो करना है इन द केस ऑफ एल्कोहल, क्योंकि हाफमैन रूल यहाँ लगने नहीं वाला, क्योंकि हाफमैन रूल वहाँ लगेगा जहाँ पर या तो फ्लोरीन को निकलना होता है या फिर कोई बल्कि ग्रुप ऐसे लीविंग ग्रुप निकलता है। तो उम्मीद है ये कुछ लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और अब आप जाकर के इन क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि देखिए कहाँ SN1 है और कहाँ कल का जब आप लेक्चर ले लेंगे तो उसमें बेटा SN2 और E2 इनमें आप डिफरेंस बता दूंगा, और जो थर्ड लेक्चर ले लूंगा फाइनली आपको कंप्लीट क्लियर कट हो जाएगा कि कहाँ SN लगना है और कहाँ एलिमिनेशन लगना है। SN भी लगना है तो कौन सा लगना है, SN1 या SN2, अगर एलिमिनेशन भी लगना है तो कौन सा लगना है, E1 या E2। तो उम्मीद है कि जेईई मेंस और नीट वाले बच्चों की काफ़ी हेल्प हो गई होगी इस लेक्चर से। अगर लेक्चर पसंद आया करे तो बेटा आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और लेक्चर देख सकें, और अपने दोस्तों को चैनल शेयर कर दिए ताकि वो भी इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।